आज हम भारतेंदु युग के विषय पर चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल के प्रथम चरण को भारतेंदु युग की संज्ञा प्रदान की गई है और भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का प्रतिनिधि माना जाता है। भारतेंदु का व्यक्तित्व प्रभावशाली था। वे संपादक और संगठनकर्ता थे। वे साहित्यकारों के नेता और समाज को दिशा देने वाले सुधारवादी विचारक थे। उनके आसपास तरुण और उत्साही साहित्यकारों की पूरी जमात तैयार हुई। अतः इस युग को भारतेंदु युग की संज्ञा देना उचित है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने लिखा है कि प्राचीन से नवीन के संक्रमण काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतवासियों को नवोदित आकांक्षाओं और राष्ट्रीयता के प्रतीक थे। वे भारतीय नवोत्थान के अग्रदूत थे। जिस समय खड़ी बोली गद्य अपने प्रारंभिक रूप में थी, उस समय हिंदी के सौभाग्य से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश किया। उन्होंने राजा शिव प्रसाद तथा राजा लक्ष्मण सिंह की आपस में विरोधी शैलियों में समन्वय स्थापित किया और मध्यम मार्ग अपनाया। इस काल में हिंदी के प्रचार में जिन पत्र पत्रिकाओं ने विशेष योगदान दिया, उनमें उद्दंत मार्तंड, कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन अग्रणी हैं। इस समय हिंदी गद्य की सर्वांगीण प्रगति हुई और उसमें उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना, जीवनी आदि विधाओं में अनुदित तथा मौलिक रचनाएं लिखी गईं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रभुत साहित्य रचा और अनेक साहित्यकारों को अपनी प्रतिभा से प्रभावित एवं प्रेरित किया। इन लेखकों में बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमखन, राधाचरण गोस्वामी एवं राय कृष्णदास प्रमुख हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया। यही भारतेंदु का समकालीन एवं सहयोगी साहित्यकार मंडल भारतेंदु मंडल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हिंदी साहित्य में यह समय भारतेंदु युग नाम से अभिहित किया जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु युगीन कविताएं की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करते हुए कुछ बिंदुओं पर बातचीत करेंगे। देशभक्ति और राष्ट्रीय भावना। इस काल की कविता की मुख्य प्रवृत्ति देशभक्ति थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत का शासन कंपनी के हाथ ब्रिटिश सरकार ने ले लिया था, जिससे जनता को शांति और सुरक्षा की आशा बंधी। इसलिए कविता में राजभक्ति का स्वर सुनाई पड़ता है। इसमें ब्रिटिश शासकों की गुलामी के साथ साथ देश की दशा सुधारने की प्रार्थना भी है। जैसे करहु आज सो आज आप केवल भारत हित, केवल भारत के हित साधन में दीजे चित। जनवादी विचारधारा। भारतेंदु युगीन कविता की दूसरी प्रमुख विशेषता जनवादी विचारधारा थी। डॉक्टर रामविलास शर्मा के मतानुसार भारतेंदु युग की जनवादी भावना उसके समाज सुधार में समाई हुई है। इस युग का साहित्य भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न होकर उसमें सुधार चाहता था। इस युग के कवियों ने समाज के दोष युक्त अंग की आलोचना की है, जैसे निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, कहकर भाषा की उन्नति पर बल दिया। भारतेंदु युगीन कविता में संप्राप्त समाज की दशा, विदेशी सभ्यता के संकट का, पुराने रोजगार के बहिष्कार का स्वर दिखाई देता है। इस युग में दो विचारधाराएं दिखाई देती हैं। पहली पुराणवादी परंपरा के समर्थकों की और दूसरी आधुनिक व्यापक दृष्टि वालों की। किंतु भारतेंदु ने मध्यम मार्ग अपनाया था। भारतेंदु ने सामाजिक दोषों, रूढ़ियों, कुरीतियों का घोर विरोध किया था। उन्होंने धर्म के नाम पर होने वाले ढोंग की पोल खोल दी है। छुआछूत के प्रचार के प्रति क्षोभ के स्वर में कवि हैं। प्रताप नारायण मिश्र ने स्त्रियों की शिक्षा के पक्षपाती हैं। बाल विवाह के विरोधी तथा विधवाओं के दुख से दुखी हैं। प्राचीन परिपाटी की कविता। भक्ति और श्रृंगार। इस युग में प्राचीन परिपाटी का कविता सृजन हुआ था। भक्ति और श्रृंगार की परंपराएं इस युग तक चलती रही। परिणाम भारतेंदु तथा अन्य कवियों ने इसका अनुसरण किया।
कुछ कवियों ने नक्सिक वर्णन किया तो कुछ ने दान लीला, मृगया की रीतिकालीन पद्धति अपनाई। इस प्रकार इस युग की कविता में भक्ति, श्रृंगार एवं प्रेम वर्णन के सुंदर नमूने मिलते हैं। जैसे ब्रज के लता पता मोहि कीजे, गोपी पद पंकज पावन की रौ जाय सिर दीजे। साज सेज रंग के महल में उमंग भरी, पिए गर लागिम काम कसक मिटाए लेते। भारतेंदु युगीन कविताओं में की एक विशेषता कलात्मकता का अभाव भी है। भारतेंदु युगीन कविता की चौथी प्रमुख प्रवृत्ति है कलात्मकता का अभाव। नवयुग की अभिव्यक्ति करने वाली यह कविता कलात्मक न हो सकी, जिसके कारण यह है कि इस काल में विचारों का संक्रांति काल था, जिसके कारण इसमें कलात्मकता का अभाव रहा। इस युग में कवि समाचार पत्रों द्वारा अपनी कविता का प्रचार करते थे, इसलिए उन्हें इसे काव्यपूर्ण बनाने में की चिंता नहीं थी। भाषा का अस्तित्व और नागरी आंदोलन के कारण भी कविता कलात्मकता धारण न कर सकी, क्योंकि इस आंदोलन के लिए कवियों को जनमत जागृत करना था, जो कि जनवाणी से ही संभव था। कहने का तात्पर्य है कि इस युग में कवि तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं भाषा संबंधी समस्याओं में इतने व्यस्त थे कि वे नवयुग की चेतना को कलात्मक एवं प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त न कर सके, और उसमें सर्वत्र सर्वत्र यथार्थ की अनुभूति की सच्चाई सरल भाषा शैली में अभिव्यक्त हुई। काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग। इस काल की भाषा प्रमुख रूप से ब्रज भाषा ही रही। खड़ी बोली गद्य तक ही सीमित थी, किंतु इस युग के अंतिम दिनों में खड़ी बोली में कविता करने का आंदोलन प्रारंभ हो गया था, जिसके कारण द्विवेदी युग में कविता के क्षेत्र में खड़ी बोली का प्रयोग शुरू हो जाता है। बद्री नारायण चौधरी, अंबिका दत्त व्यास, प्रताप नारायण मिश्र आदि कवियों ने भारतेंदु काल में खड़ी बोली में कविता करने का प्रयास किया था। भारतेंदु युगीन कविता की एक मुख्य विशेषता हास्य व्यंग्य एवं समस्या पूर्ति रहा है। इस युग में हास्य व्यंग्यात्मक कविताएं भी काफी मात्रा में लिखी गई। सामाजिक कुरीतियों एवं अंधविश्वासों तथा पाश्चात्य संस्कृति पर करारे व्यंग्य किए गए। इस दृष्टि से प्रेम घन और प्रताप नारायण मिश्र की रचनाएं सर्वोत्तम है। समस्या पूर्ति इस युग की काव्य शैली थी, और उनके मंडल के कवि विविध विषयों पर तत्काल समस्या पूर्ति किया करते थे। राधा कृष्ण वर्मा, प्राचीन छंद योजना। भारतेंदु युग में कवियों ने छंद के क्षेत्र में कोई नवीन एवं स्वतंत्र प्रयास नहीं किए। इन्होंने परंपरा से चले आते हुए छंदों का उपयोग किया। भक्ति और रीतिकाल के कवित्व सवैया, रोला, दोहा, छप्पय आदि छंदों का इन्होंने प्रयोग किया, जबकि जातीय संगीत का सदाराम लोगों में प्रचार करने के लिए भारतेंदु ने कजली, ठुमरी, खेमटा, कहरवा, गजल, श्रद्धा, चैती, होली, सांझी, लावनी, बिरहा, चनैनी आदि छंदों को अपनाने पर जोर दिया था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इस युग में परंपरा और आधुनिकता का संगम है। कविता की दृष्टि से यह संक्रमण का युग था। कवियों के विचारों में परिवर्तन हो रहा था। परंपरागत संस्कारों का पूर्ण रूप से मोहभंग भी हुआ था, और साथ में नवीन संस्कारों को भी वे अपना रहे थे। काशी नवजागरण का प्रमुख केंद्र था, और यहाँ का साहित्यिक परिवेश भी सर्वाधिक जागरूक था। तत्कालीन परिवर्तनशील सामाजिक मूल्यों का भी उन पर प्रभाव पड़ रहा था।